जैसा कि क्लास हम इंटरचेंज एसोसिएटिव और इंटरचेंज डिसोसिएटिव मैकेनिज्म पढ़ रहे थे, ये इसकी डायग्राम्स हैं। इसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के दरमियान हमने ये दो डायग्राम बनाई हुई हैं। इसमें आपने दो चीज़ें याद रखनी है, एक बॉन्ड ब्रेकिंग और किसमें बॉन्ड ब्रेकिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसमें बॉन्ड मेकिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरी इसमें जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ एंटरिंग ग्रुप पे, कौन डिपेंड करता है और कौन नहीं डिपेंड करता है। नेक्स्ट रिएक्शन जो था क्लास वो है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस जैसे कि आपको बेहतर पता है, इसमें क्या होगा, लाइगेंड जो है वो रिप्लेस किसके साथ होगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ या OH नेगेटिव ग्रुप के साथ। लाइगेंड किसके साथ रिप्लेस होगा, OH नेगेटिव ग्रुप या वाटर मॉलिक्यूल के साथ। अगर एक्वा कम्प्लेक्स बनता है रिप्लेसमेंट ऑफ लाइगेंड बाय वाटर मॉलिक्यूल, तो उसे हम एसिड हाइड्रोलिसिस कहेंगे या एक्वेशन कहेंगे। अगर वो हाइड्रोक्सो कम्प्लेक्स बनता है रिप्लेसमेंट ऑफ लाइगेंड बाय OH नेगेटिव ग्रुप, तो हम इसे बेस हाइड्रोलिसिस कहेंगे। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन क्या है क्लास, ये वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें लाइगेंड रिप्लेस किसके साथ हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ या OH नेगेटिव ग्रुप के साथ। रिएक्शंस क्या है इसमें, एक्वा कम्प्लेक्स कब बनेगा, जब लाइगेंड रिप्लेस होगा बाय किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। इन रिएक्शंस को हम एसिड हाइड्रोलिसिस या एक्वेशन कहते हैं। जबकि दूसरे में हाइड्रोक्सो कम्प्लेक्स जो है वो फॉर्म होगा, उसमें क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगी लाइगेंड की बाय OH ग्रुप, OH नेगेटिव ग्रुप, उन्हें हम क्या कहते हैं, बेस हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस क्लास न्यूट्रल मीडियम में होगी या एसिड सोल्यूशन में होगी जिनकी pH 3 से कम। इनका रेट इंडिपेंडेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल पे। ये हमने एक कम्प्लेक्स लिया हुआ है, कोबाल्ट अमोनिया लिया हुआ है, साथ क्लोरीन लिया हुआ है, वाटर के साथ इसका रिएक्ट किया है, इसने क्या किया, रिप्लेस कर दिया वाटर मॉलिक्यूल, क्लोरीन निकल गया है। इसमें रेट जो है वो डिपेंड कर रहा है, रेट डिपेंड ऑन दिस मॉलिक्यूल। आगे क्लास ये जो एसिड हाइड्रोलिसिस भी है, इसमें भी दो मैकेनिज़्म, वही मैकेनिज़्म है जैसे कि हम लाइगेंड एसोसिएशन में पढ़ रहे थे। इसमें दो मैकेनिज़्म हैं, एक डिसोसिएटिव मैकेनिज़्म है और एक एसोसिएटिव मैकेनिज़्म। कोबाल्ट अमोनियम क्लोराइड कम्प्लेक्स था, पहला स्टेप स्लो स्टेप था, उसमें हमारे पास ये दोनों मॉलिक्यूल में डिसोसिएट हो गया, क्लोरीन निकल गया, फिर वाटर मॉलिक्यूल आके उसके साथ अटैच हो गया। जबकि एसोसिएटिव मैकेनिज़्म में क्लास ये हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ आके अटैच हो गया है और बाद में क्लोरीन। यहाँ ये आप जैसे कि पहले भी आपने रखा था कि पहले बॉन्ड डिसोसिएटिव में टूटा था, फिर आके अगला मॉलिक्यूल, यहाँ पे बॉन्ड टूटे बगैर ही अगला मॉलिक्यूल लग गया है। तो डिसोसिएटिव में क्या हुआ है, कोबाल्ट अमोनियम क्लोराइड स्लो स्टेप, पहला कोबाल्ट अमोनियम अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, वाटर मॉलिक्यूल आगे नेक्स्ट स्टेप में। लेकिन जो एसोसिएटिव मैकेनिज़्म है, इसमें जो है वो वाटर मॉलिक्यूल आके उसके साथ अटैच हो गया है और आगे जाके वो नेक्स्ट स्टेप में वो जाके उसे निकल गया है। उसके बाद कौन से फैक्टर क्लास इसको अफेक्ट करते हैं, जितना ज़्यादा रिएक्शन की क्राउडिंग होगी, जितने ज़्यादा उसमें रिएक्टर्स ज़्यादा होंगे, वो डिसोसिएटिव प्रोसेस को फेवर करेगा। उसके बाद जितनी क्राउडिंग, मैं जैसे आपको कहता कि रिएक्शन सेंटर या कोऑर्डिनेशन जो सेंटर है उसके गिर्द जितनी क्राउडिंग होगी वो डिसोसिएटिव प्रोसेस को फेवर करेगी। जितना इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा, अल्काइल सब्स्टिट्यूशन बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी टुवर्ड्स मेटल एटम वो कम होगी, और ये भी किसको फेवर करेगा, डिसोसिएटिव प्रोसेस को। क्राउडिंग ने भी फेवर किया डिसोसिएटिव प्रोसेस को, इंडक्टिव इफेक्ट भी बढ़ेगा, अल्काइल सब्स्टिट्यूशन बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिसोसिएट होता जाएगा, वो ख़त्म होती जाएगी अराउंड मेटल एटम, और ये फेवर करेगा डिसोसिएटिव प्रोसेस को। लेकिन क्लास एक बात आपने याद रख लेनी है कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा रेट डिक्रीज़ हो जाएगा, ये भी डिसोसिएटिव प्रोसेस को फेवर करेगा। उसके बाद वो लाइगेंड जिनमें लोन पेयर होंगे वो डिसोसिएटिव को फेवर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो लाइगेंड्स या वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे। कैसे? बाय डी लोकल, जो वो लाइगेंड्स
जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पोजेस करेंगे वो फेवर करेंगे डिसोसिएशन प्रोसेस को, और वो इलेक्ट्रॉन जो कि मेटल सेंटर से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेंगे बाय डी लोकलाइजेशन वो एसोसिएटिव प्रोसेस को फेवर करेंगे। बेस हाइड्रोलिसिस क्लास, जैसे कि आपको नाम से ज़ाहिर हो रहा है, ये बेसिक सोल्यूशन में होगी और उनमें जिनकी पीएच 10 से ज़्यादा होगी। दो मैकेनिज़्म इसमें भी होंगे, SN2 एसोसिएटिव और SN1 CB कॉन्जुगेट बेस और डिसोसिएटिव मैकेनिज़्म। लेकिन जो ज़्यादा फेवर वो कौन सा करेगा, SN1 कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज़्म। एसिड बेस प्रॉपर्टीज़ जो है वो जो कम्प्लेक्सिस की वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं उनकी न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टीज़ की इन SN1 CB मैकेनिज़म्स। उसके बाद वो रिएक्शन जो कि नॉन हाइड्रोक्सिल सॉल्वेंट्स या कि डाईमेथाइल सल्फोक्साइड, वो भी हम उसको भी SN1 CB मैकेनिज़म्स एक्सप्लेन करते हैं बजाय के SN2 के। इसमें दो चीज़ें आपने याद रख लेनी है, बेस हाइड्रोलिसिस बेसिक सोल्यूशन में दो मैकेनिज़्म एसोसिएटिव डिसोसिएटिव, एसोसिएटिव में SN2, डिसोसिएटिव में SN1 CB। SN1 CB मोर फेवरेबल है। एसिड बेस प्रॉपर्टी जो कम्प्लेक्सिस की वो मोर इम्पॉर्टेंट है दैन न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टीज़। उसके बाद वो रिएक्शन जो कि नॉन हाइड्रोक्सी सॉल्वेंट्स में हो रहे हैं उनको भी SN1 कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज़्म ज़्यादा एक्सप्लेन करेगा एज़ कम्पेयर टू SN2। SN2 एसोसिएटिव मैकेनिज़्म जो है वही कम्प्लेक्स हमने ली है। पहला स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इसमें अटैच हो गया फर्स्ट स्टेप, और फिर नेक्स्ट स्टेप में वो क्या होगा, क्लोरीन निकल गया। डिसोसिएटिव मैकेनिज़्म में हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा एसिड था, ये बेस थी, कॉन्जुगेट बेस बनी और साथ कॉन्जुगेट एसिड बन गया। फिर ये इंटरमीडिएट स्टेप था, इसके बाद क्लोरीन का मॉलिक्यूल इससे निकल गया, इसमें क्या बना दिया, 5 कार्बन बना दिया। रेट जो है वो इस पर डिपेंड करता है K1 CB को है कॉन्जुगेट बेस, और यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस का जो है वो रेट CB का कैसे डिटरमाइन करना है आपने, K इज इक्वल टू कम्प्लेक्स OH नेगेटिव ओवर H2O। उसके बाद एनेशन रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें एनाइन का इन्वॉल्वमेंट होती है। एक्वा लिक्विड्स या वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि एक्वा कम्प्लेक्स से बनते हैं, जैसे कि हम एसिड हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे थे, एक्वा कम्प्लेक्स उसमें पढ़े थे। एक्वा लिक्विड्स या वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि एक्वा कम्प्लेक्स से बनते हैं उनको रिप्लेस उनके कोऑर्डिनेशन शेल से एनाइन रिप्लेस कर लेते हैं तो मैं उन्हें कहते हैं, ये क्या रिएक्शन है, एनेशन रिएक्शन। एक्वा लिक्विड्स और वाटर मॉलिक्यूल्स अगर एक्वा कम्प्लेक्स में उनकी रिप्लेसमेंट उनके कोऑर्डिनेशन शेल्स में एनाइन के ज़रिए हो जाती है तो हमें एनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये रिवर्स होता है एसिड हाइड्रोलिसिस का, ये बायोमॉलिक्यूलर हैं, ये डिपेंड करता है कम्प्लेक्स पे और एनाइन पे डिपेंड करता है। जैसे ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स था, इसके साथ X नेगेटिव आगे अटैच हो गया, इसने इस वाटर मॉलिक्यूल को एनाइन ने रिप्लेस कर दिया, तो ये रिएक्शन हो गई एनेशन रिएक्शन। कंक्लूजन हमारी क्लास जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हैं वो मेनली डिपेंड करते हैं इनर्टनेस पे। उसके बाद हमने आईडी पढ़ लिया, इंटरचेंज मैकेनिज़्म पढ़ लिया, एसोसिएटिव मैकेनिज़्म पढ़ लिया। एक हमारा रिएक्शन रह गया जो कि थे रिडॉक्स रिएक्शंस। वो आपकी असाइनमेंट है कि आपने फाइंड आउट करने हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन जो है, जैसे कि रिडॉक्स आप पढ़ चुके हैं जिनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन एट अ टाइम होती है साइमल्टेनियसली, उन्हें रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आपकी असाइनमेंट होगी कि आपने रिडॉक्स रिएक्शंस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को फाइंड आउट करना है। असाइनमेंट बना के जो है ना वो आपने ये मुझे जो है नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उससे पहले जो है ना नेक्स्ट संडे तक आपने इसे सबमिट करवाना। बाकी जो मज़ीद आपके क्वेश्चंस होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड वो जूम पे लेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, लेकिन मज़ीद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन होंगे तो वो जूम पे मैं ले लूँगा, और साथ जो है जैसे ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा साथ आपको इसकी स्लाइड्स भी शेयर कर दी जाएंगी। शुक्रिया।